हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। मैं शुभम सर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शुभम लेक्चरर पर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ बताने वाला हूं जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता हूं वो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के होते हैं या फिर आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2 से 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके और आप हिंदी में 95% प्लस मार्क अचीव कर सकें। क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जितनी अच्छी तैयारी आपकी हिंदी की रहेगी, जितना अच्छा नंबर आपका हिंदी का आएगा, उतना ज्यादा आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, एक एक क्वेश्चन को नोट करना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे और अगर आपको इनका आंसर पता होगा तो आपको पूरा नंबर वहां पर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 6 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। यानी कि हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक जो हैं वो मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपके मुहावरे और लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन, इन सभी टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। इस प्रकार की वीडियोस मैं और भी बना चुका हूं, उसको भी जाकर देखिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मुहावरे और लोकोक्तियां। देखिए जब आपका 12th हिंदी का पेपर आपके सामने आएगा तो सबसे पहला टॉपिक हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियां रहेगा। इसमें आपको करना क्या, दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। जैसे मैंने किया है ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है नाक रख लेना। नाक रख लेना का मतलब, देखिए नाक कटना का मतलब इज्जत गंवाना। ठीक है, और नाक रख लेना इसका मतलब क्या होगा, सिंपल है, इज्जत बचाना। ठीक है, वाक्य प्रयोग ऐसे आपको हेडिंग डालना है, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा नाक रख लेना। ठीक है, आपको पहले इसका अर्थ लिखना है इज्जत बचाना, फिर वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग में देखिए मैंने क्या लिखा है, मेरे पुत्र ने हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके परिवार की नाक रख ली। तो देखिए जो क्वेश्चन आपका था नाक रख लेना वो इस वाक्य में आ चुका है, यानी कि वाक्य प्रयोग आपका बिल्कुल सही है। कोई जरूरी नहीं है आप सेम एज इट इज ऐसे ही लिखें, आप कुछ दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो उस वाक्य में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होगा वाक्य प्रयोग। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको अर्थ लिखना है, फिर इसका वाक्य प्रयोग करना है। ये जो क्वेश्चन है इस वाक्य में आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पुत्र ने हाई स्कूल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके परिवार की नाक रख ली, यानी कि परिवार की इज्जत रख ली। ठीक है, इज्जत बचा ली। ऐसे दूसरा देखिए अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन इसका अर्थ होगा मूर्ख। ठीक है, अगर कोई किसी बच्चे को कहे तुम अक्ल के दुश्मन हो, इसका मतलब वो उसे मूर्ख कह रहा है, फूल कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिंपल है, वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे राकेश को तुम ही समझाओ, वह तो अक्ल का दुश्मन बनता जा रहा है। ठीक है, अक्ल का दुश्मन बनता जा रहा है, यानी कि वह तो मूर्ख बनता जा रहा है। तो ऐसे ही आपको वाक्य प्रयोग करना होगा, जो क्वेश्चन है वो इस वाक्य में ऐसे आना चाहिए जैसे इसमें आया है। ठीक है, तो राकेश को तुम ही समझाओ, वह तो अक्ल का दुश्मन बनता जा रहा है। सिंपल था, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ऐसे ही आपको वाक्य प्रयोग करना होगा। मुहावरे और लोकोक्तियां तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, ऐसे तीसरा देखिए हवा हो जाना। हवा हो जाने का मतलब क्या होगा बताइए, हवा हो जाने का मतलब होगा तेज दौड़ना। ठीक है, तेज दौड़ना। जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत तेजी से कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप भी एक दिन सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आज आपको सूर्य की तरह जलना होगा, क्योंकि बिना मेहनत के आपको सफलता नहीं मिलेगी। सूर्य चमक रहा है तो सूर्य जल भी रहा है। ठीक है, इतनी धूप में। तो ऐसे ही आपको वो कठिन परिश्रम करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क लेकर आएंगे, अपने माता पिता और अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हवा हो जाना इसका मतलब तेज दौड़ना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए राधा और प्रतिभा देखते ही देखते हवा हो गई। ठीक है, यानी कि राधा और प्रतिभा जो है देखते ही देखते हवा हो गई, यानी कि बहुत तेज वो दौड़ रही है। ठीक है, बस सिंपल है। तो ऐसे ही
ही आपको वाक्य प्रयोग करना होता है। तो मुहावरे और लोकोक्तियां तो आपको समझ में आ चुका होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है। ठीक है, बस सिंपल सा है, समझ में आ गया। चलिए दूसरे टॉपिक की ओर चलें, तो नोट कर लीजिए अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, नहीं तो हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, वो है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है सभी को पता है। ठीक है, अब संधि विच्छेद में पूछा क्या जाएगा ये आपको जानना है 12th में। देखिए क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है श्रीशाह का संधि विच्छेद है, तो ये बहुविकल्पीय टाइप का क्वेश्चन होगा। आपको श्रीशाह का सही संधि विच्छेद चूज करके लिखना है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जो सही वाला ऑप्शन है वो आपको लिखना है। जैसे देखिए, का है श्री धन ईसा, खा है सिर धन ईसा, गा है सर धन ईसा, घा स्त्री धन ईसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा स्त्री धन ईसा, यानी कि श्रीशाह का सही संधि विच्छेद होगा स्त्री धन ईसा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सही संधि विच्छेद चूज करके लिखना होगा जो सही वाला है। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए स्त्री में भी ई आता है, देखिए ध्यान दीजिए, स्त्री में बड़ी ई आता है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो श्री में ई और ई मिलकर बना लिए बड़ी ई। ठीक है, तो वही यहां पर मैंने बताया है। ठीक है, रूल्स कुछ अगर आप पढ़ लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन आप रेगुलर सॉल्व कीजिए। दूसरा देखिए, कामारी का संधि विच्छेद है, कामारी का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, कामारी, का है का धन मारी, खा है कामा धन रिह, गा है काम धन आरी, घा है काम धन अरिह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, काम धन अरिह। तो आप थोड़ा सा ये समझ जाइए, देखिए काम में छोटा आ है, माँ में छोटा छिपा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर छोटा आ है, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर हमेशा बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है, जैसे बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाते, तो छोटा छोटा मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा आ और छोटा आ मिलकर देखिए बड़ा आ का निर्माण कर दिए, तो काम धन अरि इसका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको रखना है। ठीक है, बाकी आप सभी को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे तीसरा देखिए, तथेति का संधि विच्छेद है, तथेति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, का है तथ धन इत, खा है तथे धन ती, गा है तथा धन इत और घा है तथा धन ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, तथा धन इति। ठीक है, ये तथेति का सही संधि विच्छेद होगा। अब देखिए यहां पर क्या है, तथा में बड़ा आ का मात्रा है, तो बड़ा आ हम लिख देंगे। ठीक है, और प्लस ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। यहां पर छोटी ई है तो यहां पर छोटी ई हो जाएगा। तो आ और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका, ए का निर्माण करते हैं, तो वही यहां पर ए लगा हुआ है तथेत में। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको याद रखनी है कि क्या क्या मिलकर क्या बनाते हैं, संधि विच्छेद आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना तीसरा टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, शब्दों का जोड़ा। ठीक है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स। देखिए फर्स्ट है हमारा अपत्य अपस्य, तो आपको इसमें करना क्या है, एक सिंपल सा काम करना है, अपत्य अपस्य, इसका सही अर्थ आपको इसमें से चूज करना है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, याद रखिएगा। जो पहले है, जैसे अपस्य पहले है तो अपत्य हो जाएगा, और अपस्य बाद में है तो इसका अर्थ बाद में होगा, यानी कि जो पहले उसका पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो देखिए का ऑप्शन है पति विहीन और कुमार्ग, खा है पुत्रहीन और भोजन, गा है संतान और अहितकर भोजन, घा है पुत्र और बीमारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, संतान और अहितकर भोजन, यानी कि अपत्य का मतलब संतान, अपस्य का मतलब अहितकर भोजन। तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जो पहले है उसका मीनिंग आपको पहले लिखना है, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में वो रहेगा, वो आपको चूज करना है कि सही कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए नीर नीड़, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए। नीर का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जल। ठीक है, तो देखिए का है नारी और जड़, खा है जड़ और नारी, गा है घोंसला और जंगल, घा है जल और घोंसला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, जल और घोंसला। देखिए नीर का मतलब जल होता है, सभी को पता है। ठीक है, और नीड़ का मतलब होता है घोंसला, तो ये घा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, जल और घोंसला। तो जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। सिंपल सा काम है और सिंपल सा आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तीसरा देखिए कृषि, तो देखिए आपको कृषि का मतलब तो पता ही है, खेती होता है। अब कृषि का मतलब पहले देखिए खेती कहाँ है, लास्ट में, इसमें भी है इसमें भी है। अब इन दोनों में से आपको समझना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है,
तो देखिए, का है दुबला पतला और किसान, खा है दुबला और खेत, गा है किसान और खेती, घा है दुबला और खेती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, दुबला और खेती। कृष का मतलब होता है दुबला, कृषि का मतलब खेती, तो दुबला और खेती, तो घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऐसे ही जो आंसर सही है वो आपको चूज करके लिखना है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आसानी से लिख देंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शब्द युग्म, सॉरी शब्द अर्थ यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये युग्म को काट कर आप लोग कर देंगे अर्थ, शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थी शब्द भी हम इसको बोलते हैं, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ। जैसे देखिए, फूल को हम किन नामों से जानते हैं, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, आप सभी को पता है। तो एक ही शब्द के कई अर्थ, यानी कि उसके कई नाम होते हैं, तो उसी को हमें लिखना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फूल का हो जाएगा पुष्प, फूल का हो जाएगा पुष्प, और एक आभूषण भी आप लिख सकते हैं। देखिए, एक आभूषण भी होता है पुष्प, ठीक है, एक आभूषण, फूल को एक आभूषण भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और हम लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, घुटने की गोल हड्डी। घुटने की जो हमारी गोल हड्डी होती है उसको भी फूल बोलते हैं कभी कभी, तो घुटने की गोल हड्डी, गोल हड्डी, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द। ऐसे देखिए, मन, मन को और हम क्या लिख सकते हैं बताइए, मन के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होंगे, आप लोग बताइए। मन, ठीक है, तो मन का हो जाएगा संवेदन, संवेदन। हृदय भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, संवेदन, हृदय, हृदय। ज्ञान, संकल्प, ज्ञान, संकल्प, ठीक है। ये आप मन के पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अनेकार्थी शब्द लिखना होता है शब्द अर्थ में। अच्छा देखिए, राजा, राजा को और हम किन नामों से जानते हैं, देखिए राजा को हम शासक भी बोल सकते हैं, ठीक है, शासक। तो यहां पर लिखेंगे शासक, राजा को हम शासक भी बोलते हैं, धनी भी बोलते हैं, ठीक है, धनी। प्रिय भी बोलते हैं, प्रिय, ठीक है। और राजा जो होता है एक उपाधि होता है, तो एक उपाधि भी हम लिख सकते हैं। तो आपको इसमें से दो ही लिखने होंगे, मैंने 4 4 3 3 बता दिया ताकि आपको याद रहे और जाकर आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख सकें। तो ऐसे ही आपको अनेकार्थी शब्द का आंसर लिखना होता है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। नोट करना चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने हमारे वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है, कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है, ठीक है। जैसे देखिए, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, आप लोग बताइए। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, उसे हम एक वर्ड में बोलेंगे अपठनीय, पठनीय। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम एक वर्ड में बोलते हैं अपठनीय, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे दूसरा देखिए, जिसकी कल्पना की जा सके, जिसकी कल्पना की जा सके उसे हम बोलेंगे कल्पनीय, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे हम बोलेंगे अकल्पनीय, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो जिसकी कल्पना की जा सके उसे हम बोलेंगे कल्पनीय, ठीक है। उसके बाद में देखिए तीसरा, जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो, ठीक है। जैसे जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसे एक वर्ड में कहेंगे, जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो उसे हम लोग कहेंगे उल्लेखनीय, ठीक है, उल्लेखनीय। यानी कि जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो या जिसके विषय में लिखना हो, ठीक है, तो उल्लेखनीय, जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो या जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो उसे हम उल्लेखनीय बोलेंगे, एक वर्ड में, एक शब्द में, ठीक है। अच्छा चौथा देखिए, जो फूल अभी खिला ना हो उसे हम सिंपल है कली बोलते हैं,
फूलों की कलियां, ठीक है। तो कली, जो फूल अभी खिला ना हो, ठीक है, उसे हम कली बोलते हैं। तो ये सिंपल सा होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, ये सब नोट करते हुए चलिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन क्या होता है? संशोधन का मतलब बताइए आप लोग। संशोधन का मतलब होता है शुद्ध करना, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य में थोड़ी बहुत गलतियां होगी, उसको आपको सही करके लिखना होगा, वही होता है वाक्य संशोधन, ठीक है। जैसे देखिए सुशीला को 2 पुत्र हैं। अब सुशीला को 2 पुत्र हैं, को आप लोग बोल कर देखिए, थोड़ा सा पता लगेगा। सुशीला के 2 पुत्र हैं, तो को के स्थान पर के रहेगा। इतनी सी गलती है, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान देना आपको, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। तो यहां पर लिखेंगे सुशीला के 2 पुत्र हैं, के 2 पुत्र हैं। तो सुशीला के 2 पुत्र हैं, ठीक है। अब ये आपका राइट होगा, तो को के स्थान पर के कर देना, बस सिंपल है, समझ में आ रहा है। इसे दूसरा देखिए, रमेश, देवेंद्र और विनोद आएगा। तो देखिए 3 लोग हैं, तो हम आएगा क्यों लिखे, हम आएंगे लिखेंगे। तो रमेश, देवेंद्र और विनोद आएंगे। अब ये सही लग रहा है। और रमेश, देवेंद्र और विनोद आएगा, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, आप बोल कर चेक कर लीजिए, ठीक है। आपका जो बोलेंगे जैसे आपको पता चल जाएगा गलतियां। तो देखिए इसमें गलती क्या है, रमेश लिखेंगे, देवेंद्र लिखेंगे, देवेंद्र और विनोद आएंगे, ठीक है। रमेश, देवेंद्र और विनोद आएंगे, बस सिंपल है, सही हो गया। तो आएगा के स्थान पर आएंगे कर देना है, ठीक है, बस समझ में आ गया। और फिर तीसरा देखिए, हम यहाँ कुशलता पूर्वक से हैं। इसमें गलती क्या है, देखिए यहाँ पर से लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, से हटा दीजिए क्योंकि इतना ही काफी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कुशलता पूर्वक हैं। तो ये आपका हो जाएगा वाक्य संशोधन, समझ में आया, जिसमें हमें वाक्यों को शुद्ध करना होगा। एक और है, 4 अरब सैनिक मारे गए। आप लोग दिमाग लगाइए, इसमें गलती कहाँ है, देखिए ध्यान से देखिए, 4 अरब सैनिक मारे गए। कुछ बच्चों को पता चल चुका होगा, जो ब्रिलियंट बच्चे हमारे हैं उनको पता चल चुका होगा कि गलती कहाँ है। देखिए सैनिक है, सैनिक लिखा जाता है, ना पर छोटी का मात्रा रहता है, ठीक है, ना कि बड़ी का। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, 4 अरब सैनिक मारे गए, यहाँ पर ये गलत है, 4 अरब सैनिक मारे गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4 अरब सैनिक मारे, ठीक है, मारे गए। अब ये आपका सही है, तो सैनिक के स्थान पर सैनिक कर देना है, बस गलतियां सही हो गई। तो बहुत छोटी छोटी गलतियां इनमें थी, वही आपको सही करके लिखना। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने, अब चलिए मैं मिटाता हूं, देखते हैं। यहां पर हमने पढ़ा वाक्य संशोधन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, ठीक है, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियां, और हमने पढ़ लिए 12th हिंदी व्याकरण के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे और कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहे, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।